Now we are going to start the second part of the emulsion. First is the stability of the emulsion. तो स्टैबिलिटी से रिलेटेड इमल्शन के बहुत सारे टर्म्स है, जैसे कोएलेसेंस है, ब्रेकिंग है, देन फेज इन्वर्जन है एंड क्रीमिंग है. तो क्रीमिंग एंड फ्लॉक्यूलेशन ये जो है वो रिवर्सिबल है. बाकी के सारे जो है फेज इन्वर्जन है, ब्रेकिंग है, वो इरिवर्सिबल प्रॉब्लम है. मतलब कि अगर वो एक बार हो गए तो वो इमल्शन जो है वो फिर से हम मतलब कि उसके स्टेबल स्टेट में नहीं ला सकते. तो फर्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू कवर दैट इज़ अ क्रीमिंग. क्रीमिंग इज़ अ रिवर्सिबल इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम इन द इमल्शन. तो क्रीमिंग आइदर अपवर्ड क्रीमिंग होता है या तो डाउनवर्ड क्रीमिंग होता है. जैसे कि हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था कि अपवर्ड क्रीमिंग क्या होता है कि अपवर्ड क्रीमिंग में जो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन में है उसमें अपवर्ड क्रीमिंग होता है. मतलब कि अगर एक कंटेनर में वाटर ज़्यादा अमाउंट में लिया जाए, वाटर एक्सटर्नल फेस है और उसमें थोड़ा सा ऑयल के ड्रॉपलेट्स डाले जाए, तो ऑयल के ड्रॉपलेट्स जो है वो ऊपर के सरफेस पे उनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा. दैट इज़ अपवर्ड क्रीमिंग. एंड डाउनवर्ड क्रीमिंग मीन्स जब WO टाइप का इमल्शन हो जिसमें ऑयल एक्सटर्नल फेस हो, तो वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से डाउनवर्ड के तरफ जो क्रीमिंग होगा वो होगा. क्रीमिंग ऑकर ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस इन बिटवीन द टू फेजेस. अपवर्ड क्रीमिंग when dispersed phase is less dense than the continuous phase, then upward creaming occur. मतलब कि जो OW टाइप का इमल्शन है जिसमें अपवर्ड क्रीमिंग हो रहा था, उसका मतलब कि रीज़न क्या है कि जो ऑयल है उसकी डेंसिटी वाटर से कम है. और डाउनवर्ड क्रीमिंग, इफ़ डिस्पर्स फेज इज़ हेवियर दैन द कंटिन्यूस फेज, देन डाउनवर्ड क्रीमिंग ऑकर. वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो उसके वजह से वाटर जो है वो डाउनवर्ड के तरफ जाएगा और उसके वजह से डाउनवर्ड क्रीमिंग होगा. तो ये डायग्राम में दिखा है क्रीमिंग, देन सेडिमेंटेशन, फ्लॉक्यूलेशन. उसमें सेडिमेंटेशन जो है वो हमें सस्पेंशन में दिखाई देता है. फ्लॉक्यूलेशन भी हमें सस्पेंशन में भी दिखता है और इमल्शन में भी दिखता है. देन कोएलेसेंस एक होता है, और ओस्टवाल राइपनिंग, ये जो इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम है वो हमें सस्पेंशन में दिखता है. Creaming can be decreased by the decrease in the density in the two phases, then increase in the viscosity of the external phase by addition of the thickening agent, and third is a reduced globule size by homogenization. तो ये जो क्रीमिंग का प्रॉब्लम है उससे कम करने के लिए हमें जो ग्लोब्यूल की साइज़ है वो फर्स्टली हमें प्रॉपर रखनी होगी. देन थिकनिंग एजेंट जो है, जो हमारे एक्सटर्नल फेस की विस्कोसिटी बढ़ाते हैं, विस्कोसिटी एनहांसर है, उन्हें यूज़ करना होगा. और जो दो फेस के बीच में डेंसिटी का डिफरेंस है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेस के बीच में जो डेंसिटी का डिफरेंस है वो कम करना पड़ेगा. तो ऑटोमेटिकली जो क्रीमिंग की प्रॉब्लम है वो कम हो जाती है. देन सेकेंड वन इज़ अ कोएलेसेंस. Coalescence is a growth process during which emulsified particle join to form the larger particle. Coalescence में क्या होता है कि जो भी हमारे मतलब कि ग्लोब्यूल्स है, जैसे कि इस डायग्राम में दिखा है ग्लोब्यूल्स है, तो ग्लोब्यूल्स के जो बाजू में या उनके सरफेस पे जो प्रोटेक्टिव शीट होती है इमल्सीफाइंग एजेंट की, वो ब्रेक हो जाती है. और ब्रेक होने के वजह से वो एक दूसरे के मतलब कि नियर आने लगते हैं इन केस ऑफ द कोएलेसेंस. और उसके वजह से जो ग्लोब्यूल्स की साइज़ होती है वो बढ़ जाती है और ग्लोब्यूल्स का जो नंबर होता है वो कम हो जाता है. कोएलेसेंस में क्या होता है, जो ग्लोब्यूल्स के पार्टिकल है तो उनके बाजू में जो प्रोटेक्टिव शीट होती है इमल्सीफाइंग एजेंट की, वो ब्रेक हो जाती है. और ब्रेक होने की वजह से वो एक दूसरे के पास आने लगते हैं, और पास आने की वजह से एक लार्जर पार्टिकल बनता है. कोएलेसेंस इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ द इमल्सीफाइंग एजेंट. अगर इमल्सीफाइंग एजेंट प्रॉपर अमाउंट में नहीं है, या इनकम्पैटिबिलिटी इन बिटवीन टू इमल्सीफाइंग एजेंट,
अगर 2 से ज़्यादा हमने इमल्सिफाइंग यूज़ किया है, मोर देन 2, 3, 4, और उनके बीच में अगर इनकम्पैटिबिलिटी हो तो उसके वजह से कोएलेसेंस का प्रॉब्लम आता है. Then third one is a breaking. Breaking, it is irreversible instability problem in the emulsion. Separation of the internal phase from external phase. इसमें क्या हो जाता है कि जो भी कोई हमारी इंटरनल फेज है, या इधर ऑयल हो या तो वाटर हो, वो एक्सटर्नल फेज से अलग हो जाती है. इन ब्रेकिंग प्रोटेक्टिव शीट अराउंड द ग्लोब्यूल कम्प्लीटली ब्रेक. कोएलेसेंस में क्या होता है कि थोड़ी सी ब्रेक होती है, बट ब्रेकिंग में क्या होता है पूरी तरह से वो जो प्रोटेक्टिव शीट होती है वो ग्लोब्यूल्स के बाजू में कम्प्लीटली ब्रेक होती है. एंड लास्ट इज़ अ फेज इन्वर्जन. फेज इन्वर्जन, इट इज़ स्विचिंग ऑफ द इमल्शन. मतलब कि फेज इन्वर्जन में क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फेज है वो इंटरनल फेज बन जाती है, और जो इंटरनल फेज है वो एक्सटर्नल फेज बन जाती है. इन दिस ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन कन्वर्ट टू WO टाइप ऑफ इमल्शन. मतलब कि ये क्या होता है कि कंप्लीट मतलब कि कन्वर्जन हो जाता है इमल्शन का. जो OW टाइप का इमल्शन है वो WO टाइप का बन जाता है. तो ये है ब्रेकिंग, फेज इन्वर्जन, देन कोएलेसेंस, देन क्रीमिंग. ये सभी जो है वो इंस्टेबिलिटी प्रॉब्लम्स होते हैं इमल्शन के बारे में. देन नेक्स्ट इज द थेरीज ऑफ द इमल्सिफिकेशन. फर्स्ट वन इज़ अ मोनोमोलिकुलर फिल्म थेरी, सेकेंड वन इज़ अ मल्टीमोलिकुलर फिल्म थेरी, थर्ड वन इज़ अ इंटरफिशियल टेंशन थेरी, एंड लास्ट इज़ अ ओरिएंटेशन वेज थेरी. तो ये जो इमल्सिफायर है जो हम इमल्शन में यूज़ करते फॉर द स्टेबिलिटी पर्पस ऑफ द इमल्शन, वो किस तरह से काम करते हैं उनके बारे में कुछ थेरीज मतलब कि प्रपोज की गई. तो पहली थी मोनोमोलिकुलर फिल्म थेरी, सेकेंड वन इज़ अ मल्टीमोलिकुलर फिल्म थेरी, थर्ड इज़ अ इंटरफिशियल टेंशन थेरी, एंड लास्ट इज़ अ ओरिएंटेशन वेज थेरी. तो इसमें क्या है कि मोनोमोलिकुलर फिल्म थेरी जो है ये क्या कहती है कि जो सरफैक्टेंट्स है वो सरफैक्टेंट क्या करते हैं कि जो ग्लोब्यूल के पार्टिकल्स है उन पे एक सिंगल प्रोटेक्टिव शीट बनाते, सिंगल लेयर प्रोटेक्टिव शीट बनाते. तो उसे कहते हैं मोनोमोलिकुलर फिल्म थेरी. और मल्टीमोलिकुलर फिल्म थेरी क्या है कि जो अकेशिया या ट्रगाकान जैसे नेचुरल सोर्स के जो इमल्सिफाइंग एजेंट्स है वो क्या करते हैं कि मल्टी लेयर प्रोटेक्टिव शीट बनाते हैं ग्लोब्यूल के ऊपर. तो उसे कहते हैं मल्टीमोलिकुलर फिल्म. तो ये फिल्म बनने से क्या होता है बहुत तरह के, मतलब कि मोनोमोलिकुलर एंड मल्टीमोलिकुलर, ये दोनों तरह की जो शीट बनती है उसके वजह से क्या होता है जो इंटरफिशियल टेंशन है इंटरनल फेज एंड एक्सटर्नल फेज के बीच में वो कम हो जाता है. सरफेस फ्री एनर्जी कम रहती है और स्टेबिलिटी बढ़ती है. देन थर्ड जो थेरी है इंटरफेशियल टेंशन थेरी. इसमें ओनली यही कहा गया था कि जो हम सरफैक्टेंट्स यूज़ करते हैं उसके वजह से इंटरनल फेस एंड एक्सटर्नल फेस के बीच का जो इंटरफेशियल टेंशन है. इंटरफेशियल टेंशन मतलब कि क्या कि जो दो मतलब कि फेजेस है ऑयल फेस एंड वाटर फेस, उनके बीच में जो एक टेंशन होता है उसे कहा जाता है इंटरफेशियल टेंशन. तो वो कम करने का काम इमल्सिफायर करते हैं, ऐसा इंटरफेशियल टेंशन थेरी ने कहा था. एंड लास्ट इज अ ओरिएंटेशन वेज थेरी. तो ओरिएंटेशन वेज थेरी क्या होती है कि इसमें कहा क्या जाता है कि जो भी हमारा कोई इमल्सिफायर है उसकी एक मतलब कि ओरिएंटेशन होने की एक खुद की एक टेंडेंसी होती है. मतलब कि जब OW टाइप का इमल्शन हो या तो WO टाइप का इमल्शन हो तो किस तरह का माइसेल प्रिपेयर होगा, ये ओरिएंटेशन वेज थेरी में बताया जाता है. Surface tension theory. According to the surface tension theory, use of the emulsifier causes decrease in the interfacial tension in between two phases of the emulsion. तो surface tension theory ने ये कहा था. Then orientation wedge theory ने क्या कहा था कि monomolecular film of the emulsifying agent forms around the globule according to their solubility in the liquid. जो भी हमारा सरफैक्टेंट का मॉलिक्यूल है वो किस तरह से उस इमल्शन में अपना माइसेल बनाएगा वो डिपेंड है उस जो इमल्शन की एक्सटर्नल फेज क्या है. मतलब कि जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है
ये जो डायग्राम है सरफेस एक्टिव एजेंट की, और इसमें क्या दिखा है कि पहला एक माइसेल है, देन सेकंड एक दूसरे तरफ का माइसेल है। तो पहले माइसेल में क्या दिख रहा है, पहले वाले जिसमें एक्वियस फेज एक्सटर्नल फेज है, तो हाइड्रोफिलिक हेड पोर्शन जो है वो कैसे बाहर की तरफ ओरिएंट हुआ है, और जो लिपोफिलिक टेल का पोर्शन है वो अंदर की तरफ है, वो ऑयल फेज की तरफ है। मतलब कि ये क्या दिखा रहा है कि ऑयल फेज इंटरनल फेज है एंड वाटर फेज एक्सटर्नल फेज है। और ये जो दूसरा वाला माइसेल बना हुआ है कि जिसमें ऑयल एक बाहर के पार्ट में है, मतलब कि ऑयल एक्सटर्नल फेज है, उसमें जो टेल का पार्ट है वो बाहर ओरिएंट हो गया है, और जो हाइड्रोफिलिक हेड का पोर्शन है वो अंदर की तरफ ओरिएंट हुआ है। मतलब कि वो एक्वियस फेज की तरफ अट्रैक्ट होने की वजह से वो अंदर की तरफ है और टेल का पार्ट बाहर की तरफ है। तो ये बात जो है वो ओरिएंटेशन वेज थ्योरी ने बताई कि किस तरह का माइसेल तैयार होगा। Then auxiliary emulsifier. Auxiliary emulsifier are compound that are normally incapable of forming stable emulsion but act as a thickening agent and help to stabilize the emulsion. ऑक्सिलरी इमल्सीफायर जो होते हैं वो हम ऑलवेज जो हमारे प्राइमरी इमल्सीफायर होते हैं उनके साथ यूज़ करते हैं। और ऑक्सिलरी इमल्सीफायर की वजह से क्या होता है कि वो थिकनिंग एजेंट के जैसा काम करते हैं। वो हमारे एक्सटर्नल फेस की जो विस्कोसिटी है उसे इंक्रीज़ कर देते हैं, और उसके वजह से जो इमल्शन की स्टेबिलिटी है उसे इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट इज़ अ मेथड टू प्रिपेयर द इमल्शन। इमल्शन को प्रिपेयर करने के लिए बॉटल मेथड का यूज़ किया जाता है, और बॉटल मेथड में भी ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड। तो ये ड्राई गम मेथड मतलब कि जिसमें वाटर का जो यूज़ है ना वो लेटर पार्ट में किया जाता है। पहले तो वाटर का यूज़ नहीं किया जाता, बाद में वाटर का यूज़ किया जाता है। और वेट गम मेथड में क्या है, वाटर का यूज़ किया जाता है मतलब कि पहले ही स्टेप में वेट गम मेथड में वाटर का यूज़ किया जाता है, तो उसे वेट गम मेथड कहते हैं। और ड्राई गम मेथड में क्या होता है, इन दिस मेथड ऑयल इज़ फर्स्ट ट्राइचुरेटेड विथ गम, एंड देन विथ द एडिशन ऑफ लिटल अमाउंट ऑफ वाटर। बाद में थोड़ा वाटर ऐड किया जाता है, बट पहले तो गम एंड ऑयल एक में के साथ ट्राइचुरेट करते हैं। ट्राइचुरेशन इज़ कंटिन्यू टिल क्लिकिंग साउंड एंड अनटिल वाइट कलर इमल्शन इज फॉर्म। तो ये जो ट्राइचुरेशन की जो प्रोसेस है वो हम कब तक करते हैं, जब तक एक कैरेक्टरिस्टिक साउंड ना प्रोड्यूस हो और वाइट कलर का एक ऐसा प्रिपरेशन ना बने इमल्शन का। देन बाद में हम वाटर ऐड करते हैं टू मेक अ वॉल्यूम ऑफ द इमल्शन। एंड नेक्स्ट इज़ अ मेथड दैट इज़ वेट गम मेथड। फर्स्ट गम एंड वाटर, मतलब कि वेट गम मेथड में क्या होता है, गम और वाटर को एक दूसरे के साथ पहले ट्राइचुरेट किया जाता है, देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ ऑयल ऐड किया जाता है, मतलब कि इसमें बाद में ऑयल ऐड किया जाता है, और देन फिर वाटर ऐड किया जाता है टू मेक अ फाइनल वॉल्यूम। और लार्ज स्केल प्रिपरेशन में क्या है, तो हम अल्ट्रासोनिफायर, देन मैकेनिकल स्टरर, कोलाइडल मिल के बारे में बहुत टाइम क्वेश्चन आता है कि इमल्शन और सस्पेंशन को बनाने के लिए कोलाइड मिल का यूज़ किया जाता है। देन इवैल्यूएशन ऑफ द इमल्शन। तो इवैल्यूएशन ऑफ इमल्शन के पार्ट में क्या है, विस्कोसिटी मेजर करने के लिए हम ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर यूज़ करते हैं। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर इज़ यूज टू मेजर द विस्कोसिटी। देन जीटा पोटेंशियल, मालवर्न जीटा साइजर, जो हमने सस्पेंशन में भी हम यूज़ करते हैं, मालवर्न जीटा साइजर। देन फॉर पार्टिकल साइज, मतलब कि ग्लोब्यूल का साइज़ ऑप्टिमम है या नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए माइक्रोस्कोपिक मेथड, देन काउंटर मेथड, देन लाइट स्कैटरिंग, ये जो मेथड्स है वो यूज़ किए जाते हैं। तो ये पूरे टॉपिक में हमने क्या कवर किया, फर्स्ट पार्ट में हमने कवर किया था कि इमल्शन कौन से टाइप होते हैं। तो पहला तो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन होता है, एंड दूसरा वाटर इन ऑयल टाइप ऑफ इमल्शन होता है।
ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन क्या है कि जिसमें ऑयल इंटरनल फेज है एंड वाटर एक्सटर्नल फेज है। एंड WO इमल्शन क्या होता है कि जिसमें वाटर इंटरनल फेज होती है और ऑयल एक्सटर्नल फेज होती है। तो उनमें डिफरेंस क्या है, तो जो हमारा वैनिशिंग क्रीम है वो OW टाइप का इमल्शन है, और जो हमारा कोल्ड क्रीम है वो WO टाइप का इमल्शन है। और जो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है, मतलब जिसमें वाटर एक्सटर्नल फेज है, वो इजीली रिमूव होता है बॉडी से क्योंकि वो लेस ग्रीसी होता है। और जो WO टाइप का इमल्शन है वो बहुत ही स्टिकी होता है, तो वो इजीली वॉशेबल नहीं होता। देन एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हमने रखा था, दैट इज़ किस टाइप के इमल्शन में कौन से टाइप का इमल्सिफायर यूज़ किया जाए। ये एक बैनक्रॉफ्ट रूल है। बैनक्रॉफ्ट रूल में ये बात दी है कि हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर आर यूज इन केस ऑफ OW टाइप ऑफ इमल्शन। जो हमारा ऑयल इन वाटर टाइप का इमल्शन है जिसमें वाटर एक्सटर्नल फेज है, जिसमें वाटर एक्स्ट्रा अमाउंट में है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हाइड्रोफिलिक यानी कि वाटर लविंग इमल्सिफायर यूज़ किए जाते हैं। और जो WO टाइप का इमल्शन है जिसमें ऑयल एक्सटर्नल फेज है, उसमें लिपोफिलिक टाइप के इमल्सिफायर यूज़ किए जाते हैं। तो एक ये रूल है कि अगर ऑयल एक्सटर्नल फेज हो तो लिपोफिलिक इमल्सिफायर यूज़ किए जाते हैं, और अगर वाटर एक्सटर्नल फेज हो तो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर यूज़ किए जाते हैं। मतलब कि जो कोई भी हमारी एक्सटर्नल फेस होगी उसी नेचर का इमल्सिफायर हम यूज़ करते हैं। और ये डिफरेंस है दो इमल्शन के बीच में। ये डायग्राम से एक्सप्लेन किया था हमने कि कौन सा ऑयल इन वाटर है या एंड कौन सा वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन है। देन मल्टीपल इमल्शन के दो टाइप से, एक OWO देन WOW। तो वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन जो है WOW, उसे लिक्विड मेम्ब्रेन सिस्टम भी कहा जाता है। और माइक्रो इमल्शन जो है वो थर्मोडाइनेमिकली बहुत स्टेबल होता है, उसका अपीयरेंस जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है। तो माइक्रो इमल्शन मोस्ट स्टेबल होता है सारे इमल्शन में। देन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हमने देखे थे, डाइल्यूशन टेस्ट है। डाइल्यूशन टेस्ट में अगर वाटर इन ऑयल टाइप का इमल्शन हो और अगर हमने उसमें ऑयल ही डाला, मतलब कि जो भी हमारी एक्सटर्नल फेज है वो हमने डाली, तो उसके वजह से कुछ चेंजेस नहीं हो गए। बट ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन है और इसमें ऑयल ज़्यादा डाला, मतलब कि इंटरनल फेज डाली, तो उसके वजह से फेस का चेंज हो जाएगा। तो ये डाइल्यूशन टेस्ट बताती है। कंडक्टिविटी टेस्ट, तो ये जो टेस्ट है वो ऑयल इन वाटर टाइप ऑफ इमल्शन, मतलब कि जिसमें वाटर ज़्यादा अमाउंट में है, वो ये टेस्ट पॉजिटिव देता है। देन थर्ड इज़ अ डाई सोल्युबिलिटी टेस्ट। ये भी हमने एक्सप्लेन किया था कि अगर मिथाइलिन ब्लू है कि जो वाटर में सोल्यूबल है, या एमरांथ है जो वाटर में सोल्यूबल है, तो अगर वो ऐड करने के बाद पूरा कंटिन्यूस फेस कलर्ड हो जाता है, उसका कलर का हो जाता है, तो ये क्या इंडिकेट करता है कि वाटर एक्सटर्नल फेज है। और अगर स्पॉटी पार्ट अगर कलर हो रहा है तो वो इंडिकेट करता है कि वो वाटर जो है वो इंटरनल फेज में है एंड ऑयल जो है वो एक्सटर्नल फेज में है। देन फ्लोरोसेंस टेस्ट हमने कवर किया था। तो फ्लोरोसेंस कौन दिखाता है, ऑयल फेज दिखाती है। और फ्लोरोसेंस अगर स्पॉटी हो तो ये क्या दिखाता है कि ऑयल इंटरनल फेज है, और फ्लोरोसेंस अगर कंटिन्यू हो तो ये क्या दिखाता है, ऑयल एक्सटर्नल फेज है। देन कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट हमने डिस्कस किया था। इमल्सिफाइंग एजेंट के जो HLB मतलब कि सभी के जो HLB वैल्यूज़ है वो डिस्कस किए थे। एंड इमल्सिफायर के टाइप्स, उनके एग्जाम्पल्स, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक। एनायनिक में सोडियम लॉरल सल्फेट, देन सल्फोनेट सोप, एंड कैटायनिक में सिट्रीमाइड, एंड नॉन आयनिक में ट्विन एंड स्पांस। देन ये जो माइसेल है, माइसेल कैसे बनता है, माइसेल जिस कॉन्सेंट्रेशन पे बनता है वो है क्रिटिकल माइसेल कॉन्सेंट्रेशन, और जिस टेम्परेचर पे बनता है वो है क्राफ्ट टेम्परेचर। देन नेचुरल इमल्सिफायर कौन से है, अकेशिया है, ट्रागाकांथ है, और वो किस तरह का प्रोटेक्टिव फिल्म बनाते हैं, तो वो मल्टी मॉलिक्यूलर टाइप का बनाते हैं,
और जो सरफैक्टेंट्स होते हैं वो मोनोमोलिकुलर टाइप का बनाते हैं, और जो फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल्स होते हैं बेंटोनाइट और विगम जैसे, वो एक इम्परमिएबल हार्ड शीट बनाते हैं। देन स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम्स अभी डिस्कस किए, दैट इज क्रीमिंग, देन ब्रेकिंग, देन कोएलेसेंस, देन फेज इन्वर्जन। तो फेज इन्वर्जन में क्या होता है, पूरा इमल्शन का टाइप ही बदल जाता है। मतलब कि अगर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन हो तो वो कम्प्लीटली वो पूरा चेंज होकर WO बन जाता है। उसकी इंटरनल फेज चेंज होती है एंड एक्सटर्नल फेज भी, मतलब कि वो इंटरचेंज होता है उनमें। और ब्रेकिंग में क्या होता है कि ब्रेकिंग में जो पूरी जो ग्लोब्यूल्स की अराउंड की जो शीट है वो डिस्टर्ब होने के वजह से दो फेज एक दूसरे से पूरी तरह से सेपरेट हो जाते हैं। देन कोएलेसेंस में क्या होता है, कोएलेसेंस में जो ग्लोब्यूल्स के पार्टिकल्स है उनके अराउंड जो प्रोटेक्टिव शीट है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होने की वजह से उनका बीच का जो अट्रैक्शन है वो बढ़ जाता है, और जो ग्लोब्यूल्स है उनकी साइज़ बढ़ जाती है, और ग्लोब्यूल्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है। और कोएलेसेंस का रीजंस ये है कि अगर हमने इमल्सिफायर कम अमाउंट में डाला, या तो दो ऐसे इमल्सिफायर डाले कि जो एक दूसरे से कंपैटिबल ना हो, तो उसके वजह से कोएलेसेंस होता है। देन क्रीमिंग, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड क्रीमिंग का प्रॉब्लम डिस्कस किया था। देन थेरीज ऑफ द इमल्सिफिकेशन, ओरिएंटेशन वेज थेरी भी हमने डिस्कस की थी। ओरिएंटेशन वेज थेरी क्या है कि किस तरह से हमारे जो सरफैक्टेंट है वो किस तरह से ओरिएंट होके, अगर एक्वियस फेज एक्सटर्नल है तो जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो बाहर की तरफ मतलब कि वो ओरिएंट होगा, और अगर हमारी वाटर फेज इंटरनल फेज है तो जो हेड का पोर्शन है वो अंदर की तरफ आ जाएगा और टेल का पोर्शन है वो बाहर की तरफ जाएगा। देन ऑक्सिलरी इमल्सिफायर का कंसेप्ट और बॉटल मेथड में ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड। तो ड्राई गम मेथड को कॉन्टिनेंटल मेथड कहा जाता है और वेट गम मेथड को इंग्लिश मेथड कहा जाता है। एंड प्रिपरेशन ऑन द लार्ज स्केल में कोलाइडल मिल इम्पॉर्टेंट है, एंड इवैल्यूएशन पैरामीटर जैसे कि जीटा पोटेंशियल है, विस्कोसिटी है, पार्टिकल साइज है, उस इमल्शन में क्रीमिंग का प्रॉब्लम नहीं ना, ये भी चेक किया जाता है। तो ये सभी पार्ट हमने अभी इमल्शन में कवर किया है। थैंक यू।